स्वागत मित्रों हमारे चैनल लेट्स लर्न पे पीसीएस प्रीलिम्स 2022 के तहत देख रहे हैं हम लोग समान अध्ययन में आधुनिक भारत का इतिहास। क्षेत्रीय राज्यों को देख रहे थे, इसमें केरल को देखते हैं। कालीकट, कोचीन, चिरक्कल, त्रावणकोर सर्वाधिक महत्वपूर्ण थे। राजा मार्तंड वर्मा के त्रावणकोर का राजा था। डच कंपनी शासन का केरल से अंत किया गया। पाश्चात्य ढंग से सेना का निर्माण किया, नहरें व सड़कें बनवाई, युद्धपोत निर्माण को बढ़ावा दिया। त्रावणकोर का ही राजा था जिसने टीपू के समय में दक्षिणी मैसूर पर कब्जा कर लिया था। संस्कृत का विश्राम था। संस्कृत और मलयालम भाषा का यहाँ विकास हुआ इसके समय में, राजा मार्तंड वर्मा के समय में। 1763 तक अनेक सामंती प्रदेशों पर कब्जा कर लिया, यानी अधीन कर लिया। हैदर अली ने कानीकट से कोचीन तक कब्जा कर लिया था। उत्तराधिकारी उस समय उसका उत्तराधिकारी राम वर्मा बना। साहित्य भाषा ललित कला में निपुण था राम वर्मा। 12 अगस्त 1788 में अंग्रेजों से समझौता कर लिया और मई 1800 में त्रावणकोर में रेजिडेंट का पद बनाया गया। पहला ब्रिटिश रेजिडेंट था कर्नल कोलिन मैकाले स्थापित किया गया था वहाँ। 1805 में सहायक संधि कर लिया और केरल राज्य अंग्रेजों के राज्य में मिला दिया गया। अगला छठवां देखते हैं, राजपूताना। मारवाड़, जोधपुर, आमेर आदि मारवाड़ देखते हैं राजपूतानों को। तो पहला देखते हैं मारवाड़, जो जोधपुर में था। राजा अजीत सिंह उसमें राजा थे वहाँ के। 1708 में बहादुर शाह से संधि की मान्यता मिल गई थी। संगठन था जयपुर के राजा व दुर्गादास राठौर से मिलकर संगठन बनाया। 1714 में मुगल सेनापति हुसैन अली का आक्रमण हुआ। संधि, अजीत सिंह ने पुत्री का विवाह कर लिया, हुसैन अली से संधि की और अपनी पुत्री का विवाह कर दिया। फर्रुखसियर से किया अपनी पुत्री का विवाह। सैयद बंधुओं ने अजीत सिंह को मिलाया और अजमेर और गुजरात को सूबेदार बना दिया गया अजीत सिंह को। पुत्र ने बख्त सिंह ने हत्या कर दी अपने पिता की, अजीत सिंह की। आमेर, जयपुर को देखते हैं। जयपुर में था आमेर राज्य, जयपुर में था। सवाई राजा जयसिंह 1699 से 1740 तक थे। सैयद के विरोधियों ने आमेर का सूबेदार बनाया था। सैयद बंधुओं ने अजीत सिंह को मिलाया था मारवाड़ का, और सैयद बंधुओं के जो विरोधी थे उन्होंने आमेर का सूबेदार बनाया था सवाई राजा जयसिंह को। 1721 में मोहम्मद शाह के काल में गुजरात का भाग भी मिला लिया गया। राजधानी जयपुर नगर व किला बनवाया। जयसिंह ने राजधानी जयपुर नगर बसाया और किला बनाया। कुशल प्रशासक था, कूटनीतिज्ञ था, कानून निर्माता, समाज सुधारक, विज्ञानविद। 5 वेधशालाएं स्थापित की थी। देखिए महत्वपूर्ण है वेधशालाएं, सवाई राजा जयसिंह की जो वेधशालाएं हैं महत्वपूर्ण है। कहाँ कहाँ हैं 5 वेधशालाएं? तो देखते हैं, जयपुर, दिल्ली, मथुरा में है और वाराणसी। उत्तर प्रदेश में 2 है, मथुरा और वाराणसी, यानी पूर्व में और पश्चिम में। जयपुर राजस्थान में एक है, एक दिल्ली और एक उज्जैन मध्य प्रदेश में। इस तरह से 5 वेधशालाओं का निर्माण सवाई राजा जयसिंह ने किया था। लाग टेबल का जानकार था ये। ट्रिग्नोमेट्री यानी त्रिकोणमिति की पुस्तकों का अनुवाद कराया इसने। रेखागणित के तत्व, यूक्लिड का संस्कृत अनुवाद कराया। कन्या विवाह पर कम खर्च का कानून बनाया इसने। अगला स्वतंत्र राज्य रुहेलखंड की स्थापना के बारे में देखते हैं। इसकी राजधानी थी आंवला, जो बरेली में स्थित है। यहाँ जो उर्वरक कारखाना भी है स्थापित है। फर्रुखसियर, जो मोहम्मद खां बंगस पठान प्रमुख था इसका, उसी ने स्थापना की थी रुहेलखंड की। ये जो है मोहम्मद खां बंगस, फर्रुखसियर और मोहम्मद शाह के समय में साथ रहा उनके। अलीगढ़ और कानपुर के बीच का ये जो इलाका है, अलीगढ़ व कानपुर के बीच, और कुछ इलाके फर्रुखाबाद के हैं, इन सबको मिला के रुहेलखंड बनता है। 1728 में बुंदेलखंड की जो महाराणा थी छत्रसाल और मराठों ने पठान को हरा दिया। मोहम्मद खां बंगस पठान को मराठों ने और छत्रसाल ने मिलकर हरा दिया। 1739 के समय वीर दाऊद व पुत्र अली मोहम्मद खान ने इस राज्य की स्थापना की थी। वीर दाऊद और अली मोहम्मद खान ने। गंगा तट से कुमायूं की पहाड़ी तक का क्षेत्र था
गंगा तट से लेकर कुमायूं की पहाड़ी। संघर्ष हुआ अवध, दिल्ली, जाट, मराठों से संघर्ष हुआ। 17 जून 1772 को हाफिज रहमत खान अवध के नवाब वजीर से संधि कर ली बनारस में, और मराठों से रक्षा पर 40 लाख रुपए देंगे इन्होंने वादा कर दिया कि मराठे हमारी रक्षा करें, हम उन्हें 40 लाख रुपए देंगे। 1763 में मराठा आक्रमण हुआ। नवाब वजीर प्लस अंग्रेजों ने मिलकर भगा दिया धन न देने पर। 23 अप्रैल 1774 को मीरन कटरा का युद्ध हुआ। धन नहीं दिया जिसके कारण मीरन कटरा का युद्ध हुआ। हाफिज रहमत खान मारा गया। लगभग 20,000 रोहिलों को भगा दिया गया, निकाल दिया गया। सुजाउद्दौला को पूरा इलाका मिल गया। रामपुर छोड़कर सुजाउद्दौला को पूरा इलाका मिल गया। आते हैं सिखों का, देख लेते हैं। खालसा पंथ की स्थापना 1699 में गुरु गोविंद सिंह ने की थी। 1708 से 1715 तक बंदा बहादुर का मुगलों से टक्कर होता रहा और बाद में उसे दिल्ली में मार दिया गया, पकड़कर घुमाया गया और मार दिया गया दिल्ली में। खालसा दल और 12 मिसलों का गठन हुआ। मिसल, जो प्रत्येक मिसलदार के पास एक निश्चित भूभाग या क्षेत्र होता था, उसे मिसलदार कहा जाता था। प्रमुख है शुक्र चकिया, जिसके राजा महाराजा रणजीत सिंह काफ़ी फिर से फेमस रहे हैं। जन्म गुजरावाला में हुआ था इनका। 2 नवंबर 1780 को इनका जन्म हुआ था। इनके पिता सिंह महासिंह थे। 12 वर्ष की आयु में पिता की मृत्यु हो गई और मिसलदार बना दिए गए महाराजा रणजीत सिंह। 1799 में इन्होंने लाहौर पर कब्जा कर लिया। 1805 में भंगी मिसल से अमृतसर छीन लिया इन्होंने, और 1809 में अमृतसर की संधि कर ली। सिर्फ सतलुज प्रदेश पर अंग्रेज का कब्जा स्वीकार कर लिया इन्होंने। मुल्तान, कश्मीर, पेशावर पर कब्जा कर लिया हरि सिंह नलवा की मदद से। जो हरि सिंह नलवा थे उनके सेनापति थे महाराजा रणजीत सिंह के, उनकी मदद से इन्होंने पहले अमृतसर छीना था, फिर मुल्तान, कश्मीर और पेशावर यहाँ छीन लिया। रणजीत सिंह की मृत्यु हो गई 1839 में। फ्रांसीसी सैनिक अधिकारी वेचुरा व लॉर्ड की मदद ली थी। कोर्ट व गार्डनर ने तोपखाने का निर्माण कराया। मासिक वेतन देने की प्रथा शुरू की रणजीत सिंह ने। विदेश मंत्री जिनके थे फकीर अजीजुद्दीन। डोगरा बंधुओं का महत्वपूर्ण स्थान था इनके समय में। वित्त मंत्री इनके दीनानाथ थे। फ्रांसीसी उच्च सैनिक पदों पर थे। लाहौर में विशेष अदालत चलाया था रणजीत सिंह ने। अब देखते हैं उत्तर पूर्व की ओर, असम और उत्तर पूर्व के क्षेत्रों को। अहोम, कछार, जयंतिया, मणिपुर, ये सब क्षेत्र आते हैं। अहोम यानी वर्तमान में असम। 7 बहनें हैं। पूर्व उत्तर में देखें तो 7 बहनें कौन कौन सी, और यहाँ लगभग 250 उपजाति हैं। पहाड़ी इलाका है, आदिवासियों का क्षेत्र है। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय और असम, ये 7 बहनें कहलाती हैं। प्राग ज्योतिषपुर व कामरूप, ये असम का नाम है। प्राग ज्योतिषपुर पहले कहा जाता था, बाद में कामरूप कहा जाने लगा। फिर इसमें देखिए असुर वंश का शासन होता, फिर पाल वंश, बर्मन वंश, सोनिया वंश, कोच वंश, अहोम वंश, कछार, जयंतिया और फिर बाद में मराठों का यहाँ पे अधिकार हो गया। प्रमुख शासक देख लेते हैं कौन थे। भगवदत्त, बाण, कुमार भास्कर, चक्रध्वज, ये सब लेखक हैं प्रमुख। वेस्टेड लैंड रूल्स, इसके अंतर्गत अंग्रेजों को मुफ्त भूमि दिया। अंग्रेज शासकों ने अपने अंग्रेज सिपाहियों को मुफ्त में भूमि दिया। ये नियम कहलाता था वेस्टेड लैंड रूल्स। नील की खेती को बढ़ावा मिला। चाय सर्वश्रेष्ठ उत्पादक स्थल था। पूर्वोत्तर क्षेत्र में जो है चाय अधिक होती थी। तेल, लकड़ी और खनिज भी वहाँ मिलते थे। वैष्णव और शैव संप्रदाय का केंद्र भी था। ब्रह्म समाज और ईसाई का वहाँ प्रमुख रूप से थे। 18 बार आक्रमण किया बख्तियार खिलजी से। औरंगजेब के काल तक, बख्तियार खिलजी से लेकर औरंगजेब के काल तक 18 बार आक्रमण किया, लेकिन परास्त हुए सभी, यानी कामरूप में, प्राग ज्योतिषपुर या कामरूप। 1670 में बड़फुकन ने मुगल सेना को हराया था। देखिए जो 18 बार जो परास्त हुए उनमें से कुछ प्रमुख दिए हैं यहाँ पे। शासक रुद्रा सिंघा ने पूर्वी भारत का शिवाजी उनको कहा था, पूर्वी भारत का शिवाजी रुद्रा सिंघा को 1694 से 1714 तक थे, औरंगजेब के काल में थे लगभग। महाराजा शिव सिंह जो 1714 से 1744 थे, ये शांत प्रवृत्ति के थे व्यक्ति थे। 1792 में अंग्रेजों का पहला प्रवेश हुआ कैप्टन वेल्स के समय में।
लॉर्ड कॉर्नवालिस का ध्यान गया पूर्वोत्तर क्षेत्र में। अहोम राजा ने अपनी सहायता हेतु सरदारों से मदद मांगी। वर्मा, जो कि ब्रह्म देश कहलाता था, से सेना बुलाई। पहले मदद दिया, फिर बाद में अत्याचार करने लगे। फिर अंग्रेजों ने से मदद मांगी 1824 में। 1826 में पहला आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ। बर्मा ने पहले मदद तो किया, बाद में अत्याचार करने लगे बर्मा के लोग, तो अंग्रेजों से मदद मांगा अहोम राजा ने। तो 1826 में पहला आंग्ल बर्मा युद्ध शुरू हो गया इसी वजह से। फिर यांडबू की संधि हुई 1826 में। मणिपुर में स्वतंत्र राज्य स्वीकृत कर लिया गया। अंग्रेजों को मिला समुद्र तट मिल गया, इधर का असम मिल गया, कछार एरिया और जयंतिया का क्षेत्र मिल गया। 1885 में मणिपुर में सीधे अंग्रेजों का प्रभुत्व हो गया। ये जो महाभारत काल से स्वतंत्र क्षेत्र था अब अंग्रेजों को मिल गया। 1824 से 74 तक बंगाल का भाग रहा ये। फिर 1874 से 1905 तक चीफ कमिश्नर के अधीन रहा। 1905 में बंग भंग होने पर 1912 तक पूर्वी बंगाल से जुड़ा रहा। 1912 से 21 तक चीफ कमिश्नर के अधीन फिर हो गए और 1921 से 47 तक गवर्नर के अधीन था। दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों को देख लेते हैं। जाट प्रभाव वाला क्षेत्र है। आगरा मथुरा 1669 में दमन हुआ, 1688 में दमन हुआ। दिल्ली आसपास का क्षेत्र देख लेते हैं। आगरा व मथुरा में जाट का प्रभाव था। 1669 में दमन हो गया जाटों का। फिर 1688 में दमन हुआ। 1715 में भरतपुर में जाट राज की स्थापना चूड़ामन ने की और उनके भतीजे बदन सिंह ने। बदन सिंह दत्तक पुत्र था। बदन सिंह का दत्तक पुत्र सूरजमल था। थीम में किले का निर्माण करवाया था। देखते हैं सूरजमल जो 1756 से 1763 तक थे, सबसे शक्तिशाली था जाटों में। आगरा से लेकर गंगा तक और इधर चंबल और दिल्ली, इतना ये भरतपुर राज्य था, जाटों का राज था। यहाँ तक आगरा से लेकर गंगा किनारे तक, इधर चंबल में और दिल्ली, इतना राज्य था। 1761 में मराठा सेनापति सदाशिवराव को पानीपत के तीसरे युद्ध में गुरिल्ला तरीके से लड़ने की सलाह दी थी, नहीं माने और तो ये हट गया था। सूरजमल ने सलाह दिया था कि गोरिल्ला तरीके से लड़ाई लड़ो, लेकिन नहीं माने और 1763 हार गए। मराठे हारे और 1763 में मृत्यु हो गई सूरजमल की। नादिर शाह का आक्रमण हुआ। नादिर कुली का जन्म 1688 में तुर्कमान वंश में हुआ था। पिता इनके गड़रिया थे, भेड़ों की ऊन से टोपियां बनाता था। नौकरी क्या था इसकी? डाका डालना था। भारत से अफगानों को निकालने में भी मदद किया, कुछ अंश मिला है। साफी वंश के अंतिम सम्राट की मृत्यु हुई 1736 में और फारस का शासक बना। नादिर शाह की उपाधि धारण की। नादिर कुली ने नादिर शाह बन गया। कंधार पर कब्जा कर लिया 1738 में। इसने अपने दूत को दिल्ली भेजा। जलालाबाद के मुगल सैनिकों ने उसकी हत्या कर दी दूत की, जिससे वो नादिर शाह गुस्सा हो गया और विरोधी अफगानों को शरणार्थ देने को कहा। मोहम्मद शाह बेपरवाह था। अफगानिस्तान पर बहुत तेज़ी से उसने हमला किया। पेशावर, पंजाब, फिर पेशावर, फिर लाहौर पर कब्जा कर लिया। दिल्ली की ओर बढ़ा। करनाल का युद्ध हुआ। 3 घंटे का युद्ध चला केवल 1739 में। नादिर शाह ने मोहम्मद शाह, निजामुल मुल्क और खान दौरान तीनों के प्लस कमरुद्दीन और शहादत खान, इन सबको मिलकर हराया, जिसमें से उसने मोहम्मद शाह निजामुल मुल्क को शांति दूत बनाकर 50 लाख सम्राट दे। उसने कहा कि भेजा कि 50 लाख सम्राट दें और 20 लाख तुरंत जिसमें से देना होगा। खान दौरान तो मारा गया था और सादत खान को कैद कर लिया गया था, बाद में छोड़ दिया गया था। उसी ने उकसाया था दिल्ली पर आक्रमण करने के लिए। 20 करोड़ मिलेगा, उसने कहा था 20 करोड़ मिलेगा, अब तो 20 लाख में चेक पड़े हुए हैं। 20 मार्च 1747 को दिल्ली पहुंच गया नादिर शाह। अपने नाम के उसने खुतबे पढ़वाए और सिक्के भी जारी किए थे। 2 दिन बाद अफवाह फैल गई कि नादिर शाह मारा गया। नादिर के सैनिक जो अनेक सैनिक मारे गए, इसमें भगदड़ मच गई। सामूहिक नरसंहार की आज्ञा दे दी उसने, गुस्सा हो गए। और सामूहिक नरसंहार लगभग 5 घंटे तक चला था दिल्ली में। लगभग उसमें 30,000 लोग मारे गए थे। अमीर और सम्राट जनता सब मारी गई थी। सामान्य जनता भी थे, अमीर थे, जो सब मारे गए। 2 माह रुका, फारस गया। उसके बाद 2 महीने दिल्ली रुका था। सादत खान को 20 करोड़ न एकत्र
पर यातनाएं दी। जब सादत खान ने कहा था कि आपको 20 करोड़ मिलेगा, लेकिन यहाँ दिल्ली पहुंचने पर उसे 20 करोड़ नहीं मिला। भाई 20 करोड़ इकट्ठा करके दो, इकट्ठा करके नहीं दिया उसने, तो यातनाएं दी और उसके जहर देकर मार दिया। और यहाँ से वो 70 करोड़ रुपये लेके गया। तख्त ताउस भी ले गया, पीकॉक थ्रोन जिसके कहा जाता था। कोहिनूर हीरा जड़ा हुआ था, नादिर शाह अपने साथ लेके गया। अब आते हैं अहमद शाह अब्दाली के आक्रमण को देखते हैं। ईरान के सैनिकों ने नादिर शाह को मारने का षड्यंत्र किया। देख लेते हैं हम लोग। ईरान के सैनिकों ने नादिर शाह को मारने का षड्यंत्र किया। इसके कारण नादिर शाह वहाँ से निकल दिया और 1747 में नादिर शाह का वध कर दिया गया। अब्दाली कंधार का शासक बन गया उसी समय। उसने फिर अफगानिस्तान पर कब्जा किया। 1748 में पंजाब पर पहला आक्रमण उसने किया और फिर 1749 में पंजाब पर फिर आक्रमण कर दिया और अपने गवर्नर मोइनुल मुल्क को हराकर 14,000 वार्षिक कर लेकर लौटा दिया। पंजाब जो है वहाँ का जो गवर्नर था मोइनुल मुल्क, उसको वापस ले लिया और कहा कि जो है हमको 14,000 रुपये वार्षिक कर दे देना। फिर 1752 में उसने तीसरा आक्रमण किया पंजाब पर और पंजाब और सिंध पर उसने पुनः कब्जा कर लिया। परिस्थितियों को देखते थे, उसी हिसाब से लोग कब्जा करते थे या वापस लौटा देते थे। जिससे विद्रोह की संभावना रहती थी तो ये पुनः वापस कर देते थे क्षेत्रों को। 1756 में इसने पंजाब पर चौथी बार आक्रमण किया और दिल्ली, मथुरा, आगरा तक लूट मार किया इसने। उस समय आलमगीर द्वितीय मुगल शासक था और वजीर उसका इमादुल मुल्क था। नजीबुद्दौला जो रोहेला था उसको मीर बख्शी बनाया, यानी सेनापति बनाया और 1767 तक आक्रमण करता रहा। उसके बाद शांत हो गया कुछ दिन। फिर पानीपत की तीसरी लड़ाई जो हुई 1761 में, 14 जनवरी 1761 में, उस समय अब्दाली ने भारत पर आक्रमण किया। कारण क्या था? उसके एक सेनापति सूबेदार को उसने मराठों ने बाहर निकाल दिया था, मार के भगा दिया था। इसी कारण जो है अब्दाली गुस्सा हुआ और उसने आक्रमण करना की योजना बनाई और भारत पर 14 जनवरी 1761 में आक्रमण कर दिया। यही था नजीबुद्दौला। देखें ऊपर देखें, नजीबुद्दौला जिसे मीर बख्शी बनाया था उसने। नजीबुद्दौला को रोहेला सरदार व अब्दाली का मीर बख्शी था वो। इसी को हराया मराठों ने। फिर शुजाउद्दौला को हराया अवध के। अब्दाली के युद्ध को लाहौर से भगाया पुत्र को। अब्दाली का जो पुत्र था लाहौर से, उसको मराठों ने भगा दिया। शुजाउद्दौला को हराया अवध में और नजीबुद्दौला को भगाया। इस तरह से जो है अशांति का क्षेत्र हो गया और अब्दाली को जो है हस्तक्षेप करना पड़ा। 1759 में आक्रमण किया पंजाब पर, मराठों को भगाया वहाँ से और दिल्ली तक पहुँचा। पेशवा बाजीराव ने चचेरे भाई सदाशिव भाऊ और नाबालिग पुत्र विश्वासराव को भेजा वहाँ पे। 22 अगस्त 1760 को मराठों का दिल्ली पर कब्जा हो गया। 1760 में, देखिए इम्पोर्टेंट डेट है, उस समय मराठों का दिल्ली पर कब्जा हो गया था। सूरजमल, देखिए भरतपुर का जो जाट शासक था उसने सलाह दिया था मराठों को कि सीधे युद्ध मत करिए। अहमद शाह अब्दाली से सीधे युद्ध ना करके गुरिल्ला युद्ध की सलाह दी थी, किंतु मराठों ने उनकी बात नहीं मानी थी सूरजमल की, जिससे सूरजमल जो भरतपुर का जाट शासक था वो पीछे हट गया था, अपने आप को इस युद्ध से अलग कर लिया था। 14 जनवरी 1761 को युद्ध हुआ। सदाशिव भाऊ विश्वासराव मारे गए। होलकर जो भरतपुर भाग गया, सिंधिया मैदान से भाग गया, उसका पैर घायल हो गया था सिंधिया का। 28,000 मराठा सैनिक मारे गए। अनेक सैनिक वहीं बस गए। पेशवा सेना लेकर नर्मदा पहुंचा। उसे पता चला, व्यापारियों ने बहुत ही कूट भाषा में एक संदेश भेजा था पेशवा को कि 2 मोती यानी विश्वासराव और सदाशिवराव टूट गए हैं, सोने की मोहरें यानी मराठा सरदार जो है खो गई हैं और चांदी तांबे छोटे सरदारों को
चांदी तांबे के बताया और सैनिकों की हानि का अनुमान ही नहीं लगाया जा सकता। कुछ दिन बाद पेशवा की मृत्यु होगी। इससे इतना आहत हुआ पेशवा कि उसे अपने उसका गलती का एहसास हुआ और उसकी मृत्यु हो गई कुछ दिन बाद। कंपनियों के बारे में देख लेते हैं। जो व्यापारिक कंपनियां आई थी यूरोप से, यात्री के रूप में आए, कुछ व्यापारी के रूप में आए। इनका उद्देश्य था, ब्रिटिश इतिहासकार ने लिखा है, जो उनका उद्देश्य था सभ्य बनाना। यहाँ के लोगों को असभ्य समझते थे, पूर्व के लोगों को, इसलिए उनका उद्देश्य ये था। ब्रिटिश इतिहासकार ये लिखते हैं कि यहाँ के लोगों को असभ्य समझते थे, उनको सभ्य बनाने के लिए आए थे। और वो लिखते हैं कि एक श्रेष्ठ सभ्यता का विकास करना चाहते थे यहाँ पे। किंतु वास्तविकता क्या थी कि उनकी जो लालसा थी धन की प्राप्ति थी, जिससे धन की प्राप्ति से उनका राजनीतिक प्रभुत्व स्थापित होता। व्यापारिक समृद्धि चाहते थे, उपनिवेशवाद यानी यहाँ अपना इन्वेस्ट करते हो, लाभ कमाते। ईसाइयत का प्रचार, धर्म प्रचार करना चाहते थे, और साम्राज्यवाद, ये सब उनके वास्तविक उद्देश्य थे। शेक्सपियर ने कहा है कि भारत भूमि महान अवसरों की चरम सीमा थी। मिल्टन लिखता है कि भारत के धन की चर्चा की है मिल्टन ने। हेगल जो जर्मन खाता है उसे मनोकामना की भूमि कहा, यानी सारी मनोकामनाएं यही भारत की भूमि पर पूरी होती हैं। लैंडस्टोन जो स्विट्जरलैंड का था, उसने लिखा है जाने के अनेक रास्ते व माध्यम है, पर उद्देश्य एक ही था, चमत्कारिक देश भारत पहुंचना, जो देश धन से लबालब भरा है। जैसे कहा जाता था कि भारत जो सोने की चिड़िया है। वास्तविक रूप से ऐसा रोमन शासकों ने, यूनानी शासकों ने, यूरोपीय शासकों ने लिखा भी है। व्यापार यूनान व रोम से होता था भारत का। 15वीं शताब्दी तक 3 मार्ग थे। आक्सस नदी जो मध्य एशिया में है, कैस्पियन सागर व काला सागर तक, सीरिया भूमध्य सागर से होकर सीरिया तक, लाल सागर से होकर मिस्र, भूमध्य सागर से होकर यूरोप तक जाया जाता था। तीसरा जो कुस्तुनतुनिया पर आक्रमण जब कर लिया तो तीनों मार्ग बंद हो गए। अरबों का आक्रमण हो गया था कुस्तुनतुनिया पे, तीनों मार्ग बंद हो गए। फिर पुर्तगालियों के देखते हैं। सबसे पहले जो भारत में आते 1492 में कोलंबस जो स्पेन का यात्री था, भारत के लिए निकला था, लेकिन दुर्भाग्य से वो, या सौभाग्य से समझिए, भारत की खोज करने के लिए निकला था और पहुंच गया अमेरिका। इस तरह से अमेरिका की खोज क्रिस्टोफर कोलंबस ने 1492 में किया। 20 मई 1498 को वास्को डी गामा जो पुर्तगाल का था, कालीकट पहुंचा, भारत के कालीकट पहुंचा, और ये दक्षिणी साउथ अफ्रीका के आशा द्वीप से होकर पहुंचा था। 4 जहाज थे, 118 नाविक थे उसके साथ में। मोजाम्बिक से अब्दुल वाजिद के पीछे आया था, चूंकि अब्दुल वाजिद ही उसे कालीकट तक लाया था। भारतीय था ये अब्दुल वाजिद। एडम स्मिथ ने लिखा है कि मानव इतिहास की 2 महान महत्वपूर्ण घटनाएं कहा इसे। लिस्बन जो पुर्तगाल की राजधानी है, सम्राट हेनरी व जॉन द्वितीय ने कई नाविक भेजे थे, लेकिन सभी असफल रहे। अफ्रीका के दक्षिण में जहाज जल समाधि ले लेते थे। अफ्रीका के दक्षिण वही जो आशा अंतरीप के अनुसार केप ऑफ गुड होप कहा जाता था, वहाँ जहाज गायब हो जाया करते थे। 1486 में बार्थोलोम्यू डियाज पहली बार अफ्रीका पहुंचा, दक्षिण अफ्रीका, और नाम बदलकर उसे केप ऑफ गुड होप उसका कर दिया, आशा अंतरीप कर दिया। 1500 में पेड्रो अल्वारेज काब्राल ने लिस्बन से 13 जहाज लेकर जमोरिन को नष्ट करने की कोशिश की, किंतु असफल हो गया। 1502 में वास्को डी गामा पुनः भारत आया। 1509 से 15 तक अल्बुकर्क जो कि पुर्तगाली गवर्नर था, दूसरा गवर्नर था ये। नवंबर 1510 में गोवा पर इसने कब्जा कर लिया। बीजापुर के अधीन था गोवा, बीजापुर से यानी गोवा को छीन लिया। अल्फ्रेंजी डी सूजा पुर्तगालियों ने एक हाथ में तलवार और दूसरे में धर्मदंड लेकर भारत में प्रवेश किया, किंतु जब उन्हें बहुत अधिक सोना नजर आया तो क्रास को अलग रखकर एक हाथ से अपनी जेबें भरनी शुरू कर दी, और जब उनकी जेबें इतनी भारी हो गईं कि उन्हें एक हाथ से नहीं संभाल सके तो उन्होंने अपनी तलवारें भी फेंक दी। ये अल्फ्रेंडी डी डिसूजा ने लिखा है, पुर्तगालियों के बारे में लिखा है। वास्तविक रूप से यहाँ इतनी सोना चांदी थी। अब डचों के बारे में देख लेते हैं। डच नीदरलैंड से आए थे। स्पेन का जब प्रभुत्व हो गया नीदरलैंड पर, तो स्पेन के अधीन पुर्तगाल हो गया था। डच 1580 में और 1595 में डच कंपनियां स्थापित हुई। संयुक्त रूप से 8 जहाज भेजे थे डचों के। 4 आसान द्वीप से होकर आए थे और 4 उत्तर पूर्वी मार्ग से होकर आए थे। कार्नेलियस ह्यूटेमैन जो डच व्यापारी ने बाटम के राजा से संधि की और कुछ सामान लेकर हॉलैंड पहुंचा। देखिए 1602 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई गई। एक बेड़ा पूरब की ओर भेजा, बाटम में
बेड़े से टक्कर हुई और डच जीत गए। सुमात्रा में प्रभाव बढ़ाया, यानी पूर्वी पूर्वी एशिया में इनका प्रभाव डचों का ज़्यादा रहा। 1609 में डचों ने अम्बोनीना मसालों को द्वीप में स्थित है को छीन लिया। किससे? पुर्तगालियों से डचों ने छीन लिया। 1623 में डचों ने अम्बोनिया से अंग्रेजों को भगा दिया और हत्या किया, कुछ लोगों को कैद कर लिया। 1639 से लेकर 58 तक डचों ने पुर्तगो मलक्का, 1641 में जो मलक्का था, श्रीलंका से भगा दिया। पुर्तगो कहाँ से? मलक्का से और श्रीलंका से। मलक्का से 1641 में और श्रीलंका से 1658 में पुर्तगालियों को भगा दिया डचों ने। देखिए डचों का प्रभाव बढ़ने लगा। कंपनियों की बात करते हैं तो डचों की कंपनियां कहाँ कहाँ स्थापित हुई? सूरत में सबसे पहली कंपनियां बस स्थापित हुई। अंग्रेजों की भी पहली कंपनी सूरत में स्थापित हुई थी। फिर भड़ोच, कैम्बे, अहमदाबाद, इधर हम बात करें कोचीन में, दक्षिण में मछलीपट्टनम, चिंसुरा में और पटना में। निर्यात की बात करते हैं तो सूती वस्त्रों का निर्यात, कच्चा रेशम, सोना, अफीम, नील का निर्यात करते थे। सरकार का अत्यधिक हस्तक्षेप ले डूबा इनको, क्योंकि सरकार का ज़्यादा हस्तक्षेप होता था, इससे इनका प्रभाव कम हुआ। अंग्रेजों की बात करते हैं 1579 में सन फ्रांसिस ड्रेक, जो अंग्रेजी नाविक था, समुद्री डाकू, उसने पुर्त जहाज को लूट लिया। एलिजाबेथ प्रथम ने अनेक नाविकों को प्रोत्साहन दिया। फिंच, कैप्टन रेमंड, जॉन मिंडेनहाल ने प्रयास किया। 1588 में स्पेनिश अर्मिडा जहाजी बेड़े पर अंग्रेज विजय कर लिया। जहाजी बेड़ा था उस पर अंग्रेजों ने विजय कर लिया स्पेनिश अर्मिडा पर। 24 सितंबर 1599 को लंदन में लॉर्ड मेयर की अध्यक्षता में भारत से व्यापार पर विचार हुआ। 30,133 पाउंड में एकत्र हुई इतनी धनराशि इकट्ठी की गई। 23 सितंबर 1600 को पुनः फाउंडर हॉल में बैठक हुई और धनराशि बढ़ के जो 30,000 थी वो 68,373 पाउंड हो गई। द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडिया, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी, शॉर्टकट में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की चर्चा हुई। एलिजाबेथ ने 1598 से 1603 1558 से 1603 तक शासन किया था। एलिजाबेथ प्रथम ने अधिकार पत्र दिया और हिस्सेदार 217 हिस्सेदार थे उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी के। इंपॉर्टेंट है, 217 हिस्सेदारों से मिलकर बनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी। पहला गवर्नर जो था वो टॉमस स्मिथ था। साहसी लोगों की मंडली, इसका अर्थ था साहसी लोगों की मंडली। 1608 में कैप्टन हॉकिंस हेक्टर नामक पहला जहाज लेकर भारत पहुंचा और जहांगीर से वो मिला। 1613 में कोठी खोलने और दरबार में दूध भी रखने की अनुमति मिल गई उसे जहांगीर से। 1614 में सूत, नील आदि लेकर जहाज इंग्लैंड पहुंचा और उसे 100 से 200 गुना तक, काली मिर्च में तो 300 गुना तक उसे लाभ हुआ था। किसको? वास्को डी गामा को। 1615 में जेम्स प्रथम सम्राट ने सर टॉमस रो को भेजा। देखिए सबसे पहले कैप्टन हॉकिंस आया, फिर 1608 में और 1615 में सर टॉमस रो आया। सूरत उस समय केंद्र बन गया था इनका प्रमुख। 1633 में मछलीपट्टनम में, मद्रास 1640 में मद्रास में फोर्ट सेंट जॉर्ज का निर्माण किया। 1642 में बालासोर और 1668 में मुंबई दहेज में जो है इसको मिल गया चार्ल्स द्वितीय को ब्रिंगेजा, यानी पुर्तगाली जो राजकुमारी थी ब्रिंगेजा कैथरीन से विवाह पर 1661 में 10 पाउंड प्रतिवर्ष के लिए किराए पर दे दिया। मुंबई दहेज में मिला था और उसे वार्षिक किराए पे 10 पाउंड प्रतिवर्ष किराए पर उसे दे दिया गया। 1651 में हुगली, कलकत्ता, कासिम बाजार में कंपनी के ने अपने केंद्र खोल लिए। ईस्ट इंडिया कंपनी के विरोधियों में न्यू कंपनी स्थापित की। इंग्लैंड सरकार को 20 लाख पाउंड कर्ज दिया। 1702 में संयुक्त होने का विचार आया। 1709 में यूनाइटेड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ आइलैंड ट्रेडिंग टू द ईस्ट इंडिया कंपनी प्रसिद्ध हुई, ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से। देखिए व्यापारियों की बात करते हैं, सबसे पहले पुर्तगाली, फिर डच, फिर अंग्रेज और फ्रांसीसी। सबसे पहले पुर्तगाली आए थे और सबसे आखिरी में पुर्तगाली गए भी थे। 1717 में फर्रुख शेर का फरमान जारी हुआ। अलीवर्दी खान जो बंगाल का नवाब था, उसमें फ्रांसीसी कंपनी, अब देखते हैं फ्रांसीसी के बारे में। 1642 में रिचेल्यू ने 3 कंपनियां स्थापित की और शीघ्र ही तीनों कंपनियां समाप्त हो गईं। 1664 में लुई 14वें के मंत्री कोलबर्ट ने कंपनी स्थापित की। ये कोलबर्ट मंत्री जो था इसका महत्वपूर्ण रोल था फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना में, लुई 14वें और कोलबर्ट मिलकर। 1674 में फ्रांसिस मार्टिन ने पांडिचेरी की स्थापना की। चंद्रनगर में फैक्ट्री स्थापित किया।
1720 में इसे पुनः बनाया गया। 1721 में मारिशस पे, 1724 में मालाबार तट पर माही में प्रभाव स्थापित किया। 1742 में डुप्ले जो था प्रमुख फ्रांसीसी गवर्नर था, पांडिचेरी का गवर्नर बना वो। आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष उसी के समय में प्रारंभ हो गया। तो आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष को देखते हैं। कारण क्या था कि आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष का कारण था केंद्रीय शासन का अभाव था। देखिए, राजनीतिक अस्थिरता थी, प्रशासनिक भ्रष्टाचार बढ़ गया था, आपस की फूट थी और स्वार्थ भावना थी। तो आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष जो है 1746 से 1763 तक चला, 1746 से 1748, फिर 49 से 54 और 56 से 63 तीन हुए। एक कर्नाटक युद्ध के रूप में भी जाना जाता है आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष को। तो पहला जो कर्नाटक युद्ध हुआ था उसे प्रथम आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध कहा जाता है, 1746 से 1748 तक। डुप्ले जो कि फ्रांसीसी सेना बनाई थी, उसने अंग्रेजी सेना का निर्माण 1746 में हुआ था। देखिए, युद्ध का कारण क्या था। यूरोप में ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का प्रश्न पर अंग्रेजी फ्रांसीसी में झड़प हो रही थी। अमेरिका में उपनिवेश के लिए संघर्ष हो रहा था और भारत में व्यापारिक स्वामित्व के लिए, व्यापार के लिए। यह उपनिवेश, व्यापार और उत्तराधिकार, तीन चीजें कारण थी। अंग्रेज सेनापति बार्नेट ने कुछ फ्रांसीसी जहाज पकड़ लिए। देखिए, अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों के जहाज पकड़ लिए। डुप्ले ने मॉरिशस के फ्रांसीसी गवर्नर ला बोर्डो को से मदद मांगी थी। किससे? ला बोर्डो से। इंपॉर्टेंट है। 3000 सेना लेकर चला, कोरोमंडल आया, अंग्रेजों को हराया। 21 सितंबर मद्रास पर आक्रमण किया, क्लाइव पकड़ा गया। जो अंग्रेज गवर्नर क्लाइव था उसे पकड़ लिया। मद्रास पर दोनों में मतभेद हो गया। किसमें? दोनों में, डुप्ले और ला बोर्डो में मतभेद हो गया। अंग्रेजों से पैसा लेकर वापस लौटा ला बोर्डो ने। डुप्ले ने पुनः मद्रास जीता। अंग्रेजों ने पांडिचेरी जीतने का असफल प्रयास किया। कर्नाटक के नवाब अनिरुद्दीन ने अंग्रेजों से मदद मांगी। अब देखिए, अब यहाँ अंग्रेज फ्रांसीसी को मामला चलने लगा कर्नाटक के उत्तराधिकार को लेकर। तो जो कर्नाटक का नवाब अनिरुद्दीन था उसने अंग्रेजों से मदद मांगी और फ्रांस के विरुद्ध सेना उसने भेज दिया। अंग्रेजों ने 10,000 सैनिक। अब कैप्टन पैराडाइज जो था 230 फ्रांसीसी और 700 तो भारतीयों को लेकर उसने आक्रमण कर दिया और दोनों सेनाएं लड़ी, जिसमें जो अंग्रेज सेना 10,000 सैनिक थे उसके हार गए। सेंट थोमे का युद्ध कहलाया। ये युद्ध जो था अड़यार नदी किनारे हुआ था और इसे सेंट थोमे का युद्ध कहते हैं। अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच हुआ था, जिसमें अंग्रेज जो की हार हुई थी। और इस युद्ध की समाप्ति जो हुई, एक्सला चैपल की संधि हुई 1748 में और ऑस्ट्रिया का युद्ध समाप्त हो गया और यहाँ अंग्रेजों को मद्रास वापस मिल गया और इस तरह से प्रथम आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध समाप्त हो गया। दूसरा फिर कर्नाटक का दूसरा युद्ध हुआ 1749 से 54 तक चला। इसका कारण था हैदराबाद व कर्नाटक की गद्दी के लिए। देखिए, हैदराबाद में जो निजाम आशफ जाह था 1748 में उसकी मृत्यु हो गई। फिर जो उसका पुत्र था नासिर जंग, अंग्रेजों की मदद से वो शासक बना। फिर उसका भतीजा मुजफ्फर जंग ने अस्वीकारा, नासिर जंग शासक बन गया तो उसके भतीजे मुजफ्फर जंग ने स्वीकार कर दिया और वो फ्रांसीसियों की मदद लेने लगा मुजफ्फर जंग। इधर नवाब अनवरुद्दीन व बहनोई चंदा साहिब में झगड़ा था, तो अनवरुद्दीन ने अंग्रेजों की सहायता ली और चंदा साहिब ने फ्रांसीसियों की मदद ली। इस तरह से अंग्रेजों और फ्रांसीसियों में युद्ध का प्रारंभ हुआ। तो अंबूर का युद्ध हुआ। कौन सा युद्ध हुआ? यहाँ वहाँ सेंट थोमे का युद्ध हुआ था पहले में, और दूसरे में अंबूर का युद्ध हुआ। वेल्लोर के पास है ये 1749 में। तो एक तरफ जो है देखिए मुजफ्फर जंग, चंदा साहिब और फ्रांसीसी थे, दूसरी तरफ अनवरुद्दीन और अंग्रेज थे। युद्ध हुआ जिसमें अनवरुद्दीन मारा गया और उसका पुत्र फिर अनवरुद्दीन का पुत्र था मोहम्मद अली, तिरुचिरापल्ली भाग गया। 1751 में चंदा साहिब को कर्नाटक का नवाब बना दिया गया। इस तरह से चंदा साहिब जो फ्रांसीसियों के सहयोग से वहाँ के नवाब बन गए। 1750 में नासिर जंग संघर्ष में मारा गया। मुजफ्फर जंग दक्कन का सूबेदार बना। डुप्ले को कृष्णा नदी के दक्षिण भाग के मुगल प्रदेश का अवैतनिक गवर्नर बना दिया गया। अवैतनिक गवर्नर यानी बिना वेतन का गवर्नर बना दिया गया डुप्ले को। हैदराबाद में ब्रूसी के नेतृत्व में सेना रखी उसने। फ्रांसीसी जो था ब्रूसी, उसी के नेतृत्व में हैदराबाद में सेना रख दी। ये पहला शुरुआत था जो कहते हैं अंग्रेजों की, जिसे सहायक संधि या राज झड़पने की नीति थी, उसका प्रमुख डुप्ले। मुजफ्फर जंग राजधानी जाते समय मारा गया
बुस्सी ने सलामत जंग को गद्दी पर बैठा दिया। निजामुल मुल्क का तीसरा बेटा था ये। निजाम ने उत्तरी सरकार फ्रांसीसियों को दिया। जो निजाम बना उसने खुश होकर फ्रांसीसियों को अपना उत्तरी सरकार दे दिया। कौन सा उत्तरी सरकार में कौन कौन क्षेत्र थे देखते हैं। चिकाकोल था, राजमहेंद्री, मुस्तफ़ा नगर और तलौरी, चिरामई, ये सभी क्षेत्र थे उत्तरी सरकार में। ये सभी उसने अंग्रेजों को दे दिया। मोहम्मद अली तिरुचिरापल्ली में घिरा था चंदा साहब से। क्लाइव ने कर्नाटक की राजधानी आरकाट का घेरा बना डाला। 200 अंग्रेज और 300 भारतीय उसमें शामिल थे। चंदा साहब ने घेरा हटा दिया। 400 सैनिक आरकाट भेज दिया। वे सभी सैनिक क्या हुए, असफल हो गए। भारी खर्च हुआ और अमेरिका में फ्रांसीसी उपनिवेश जाने के डर से फिर अंग्रेजों फ्रांसीसियों में पांडिचेरी की संधि हो गई। 1755 में पांडिचेरी की संधि हो गई। दूसरा युद्ध यहाँ से समाप्त हो गया। पहले में एक्सला सेपल की संधि हुई थी और युद्ध जो हुआ था सेंट थॉमस का युद्ध हुआ था। दूसरे में पांडिचेरी की संधि हुई और जो इसमें युद्ध हुआ था वो युद्ध था अंबूर का युद्ध। ये अंबूर का युद्ध, ठीक है। आगे देखते हैं। डुप्ले को वापस बुला लिया गया। फ्रांसीसियों ने डुप्ले को वापस बुला लिया और गोडोही को जो है कंपनी का डायरेक्टर भी था जो भेज दिया गया। गोडेहू डुप्ले की जगह पे गोडेहू को भेजा गया। मोहम्मद अली को कर्नाटक का नवाब माना गया। उत्तरी सरकार वापस कर दिया गया। ला बोर्डेन को जेल में डाल दिया गया और डुप्ले को बड़ी आर्थिक हानि हुई। ला बोर्डेन जिसने पैसा लेके छोड़ दिया था अंग्रेजी जहाज़ों को, उसको जेल में डाल दिया गया। डुप्ले को भी काफ़ी आर्थिक हानि हुई। अब शुरू होता है कर्नाटक का तीसरा युद्ध, यानी अंग्रेज और फ्रांसीसियों का तीसरा युद्ध। 1756 से 1763 तक चला ये। यूरोप में पुनः युद्ध शुरू हो गया। सप्तवर्षीय युद्ध कहलाया है। 56 से 63 तक इंग्लैंड और फ्रांस में होने लगा। 1756 में शुरू हुआ था। अब फ्रांसीसी और इंग्लैंड की हम तुलना यहाँ कर लेते हैं, देख लेते हैं। 1758 में काउंट डी लेली को भारत भेजा गया। 1758 में फोर्ट सेंट डेविड जीत गया। तंजौर पर असफल आक्रमण किया। मद्रास पर असफल आक्रमण किया। हैदराबाद से बुस्सी को बुलाया, नहीं कि सब बड़ी भूल थी जो उस समय बुस्सी को हैदराबाद से बुला लिया गया। कर्नाटक में हार हुई जिससे निजाम से मछलीपट्टनम उत्तरी सरकार ले लिया गया। इधर इंग्लैंड में क्या हुआ, सिराजुद्दौला अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला को हराकर बंगाल पर कब्जा कर लिया। पोकाक ने कई बार फ्रांसीसियों को हराया। जनवरी 1760 में सेनापति आयरकूट ने वांडी आवास में फ्रांसीसी सेना को हराया और बुस्सी को गिरफ्तार कर लिया गया। यह जो हैदराबाद से बुस्सी को बुला लिया गया था वो वांडी आवास के युद्ध में हारा और बुस्सी गिरफ्तार कर लिया गया। जनवरी 1761 में फ्रांसीसी सेना पांडिचेरी लौट आई। अंग्रेजों ने पांडिचेरी को घेरा। 3 माह बाद कब्जा कर लिया और माही क्षेत्र पर भी कब्जा कर लिया। इस तरह से फ्रांसीसियों की यहाँ पे हार हुई। पेरिस की संधि हुई कि 1763 में फ्रांसीसियों को पांडिचेरी व अन्य प्रदेश वापस मिल गए। किलेबंदी और सैनिक जमाओं पर प्रतिबंध लग गया फ्रांसीसियों को। इस तरह से फ्रांसीसी असफल हो गए। तीसरे में क्या हुआ, पेरिस की संधि हो गई। पांडिचेरी की संधि दूसरे में होती है, तीसरे में और पेरिस की संधि। वहाँ पेरिस में संधि हुई और फ्रांसीसियों अंग्रेजों में, यहाँ पे दोनों में समझौता हो गया। फ्रांसीसियों की असफलता के कई कारण थे। अंग्रेजों की श्रेष्ठ नौसेना थी। समुद्र पर उनका अधिकार था। फ्रांस से जल बेड़ा लाना कठिन था। यूरोप में अंग्रेजों की सुदृढ़ स्थिति थी। भौगोलिक रूप से जल से घिरा हुआ क्षेत्र है। इंग्लैंड देख ही रहे हैं, चारों तरफ जल से घिरा हुआ है। अंग्रेजी सरकार का पूर्ण समर्थन भी था, विश्वास भी था अंग्रेजों पर, जबकि फ्रांसीसियों की सरकार फ्रांसीसी कंपनी पर विश्वास नहीं करती थी। अंग्रेजों की सुदृढ़ स्थिति, आर्थिक स्थिति भी सुदृढ़ थी। उनके आर्थिक, व्यापार व राजनीतिक प्रभाव पर ध्यान दिया था, क्योंकि वहाँ के सरकार ने भी ध्यान दिया था, राजा ने भी। आर्थिक रूप से समृद्ध बंगाल पर उनका कब्जा भी हो चुका था। 1757 में जो प्लासी का युद्ध हुआ था, उस प्लासी के युद्ध में इनका बंगाल पर अधिकार हो गया, जिससे और भी संपन्न हो गया आर्थिक रूप से। सामरिक क्षेत्रों पर भी कब्जा था बंदरगाहों पर अंग्रेजों का, जैसे बंगाल में देखें बम्बई, मद्रास, ये सब सामरिक क्षेत्र थे जहाँ से व्यापार और वाणिज्य फले फूले थे। फ्रांसीसियों के पास जो थे वो आर्थिक रूप से पिछड़े क्षेत्र थे, पांडिचेरी, माही और चंद्रनगर। अगर देखें जो महत्वपूर्ण बंगाल, बम्बई और मद्रास से काफ़ी छोटे थे। डुप्ले को वापस बुलाना भी एक बहुत बड़ी भूल थी फ्रांसीसियों की, और बुस्सी को हैदराबाद से वापस बुलाना लाली ने बुला लिया था, जो उसकी सबसे बड़ी भूल थी, क्योंकि इससे फ्रांसीसियों का दक्षिण में प्रभाव कम हो गया। अंग्रेजों के सेनापति भी योग्य थे। अंग्रेज अधिकारियों में परस्पर तालमेल नहीं था।
मतलब परस्पर तालमेल था, जबकि फ्रांसीसियों के अधिकारियों में परस्पर तालमेल नहीं था। इंग्लैंड सरकार का कम हस्तक्षेप होता था। अब हम देखते हैं बंगाल पर अंग्रेजों का कब्जा। 1651 में हुगली अंग्रेजों की व्यापारिक कोठी बनी। बंगाल के सूबेदार उसमें शाह शुजा थे, जो शाहजहां का पुत्र था, से अनुमति ले ली उसने अंग्रेजों ने। कासिम बाजार और पटना में व्यापारिक कोठियाँ स्थापित कर ली। 1698 में देखिए कल जागीरी प्राप्त की सुल्तानुती, कालीघाट और गोविंदपुर की, यही तीनों मिलकर बाद में कलकत्ता बने थे। 1717 में फर्रुखसियर ने एक शाही फरमान जारी किया कि बिना चुंगी दिए सामान लाएं और ले जाएं। अंग्रेजों को शाही फरमान जारी कर दिया। बंगाल में दस्तक जिसे कहा गया, यानी पास, ऐसा पास जारी करने का अधिकार इनको दिया गया कि आप पास भी जारी कर सकते हैं और बिना टैक्स दिए सामान लाइए और ले जाइए। अलीवर्दी खान, जो कि उस समय बंगाल का सूबेदार बना बाद में, तो बिहार व उड़ीसा में भी उसका वर्चस्व था। अंग्रेजों को फोर्ट विलियम के इर्द गिर्द गहरी खाई की अनुमति दी, चारों ओर तोपें लगा दी। फोर्ट विलियम के चारों ओर गहरी खाई खोद दिया अंग्रेजों ने और चारों ओर तोपें लगा दी। 9 अप्रैल 1756 में अलीवर्दी खान की मृत्यु हो गई। उसके बाद उसका दौहित्र, यानी गोद लिया पुत्र सिराजुद्दौला नवाब बना। पूर्णिया के नवाब शौकत जंग और गौसी ढाका की घसीटी बेगम विरोधी थी इनके, वो अंग्रेजों के शरण में चले गए। कौन? शौकत जंग और घसीटी बेगम, ये दोनों अंग्रेजों के शरण में चले गए। फोर्ट विलियम की किलाबंदी व मरम्मत पर रोक लगा दिया सिराजुद्दौला ने। ना मानने पर उसने 15 जून 1756 को घेरा डाला और 20 जून को आत्मसमर्पण करने में भागने दिया। जब उन्होंने अंग्रेजों ने आत्मसमर्पण कर दिया 20 जून को, तो उन्हें भागने का मौका दे दिया इसने। ये बड़ी भूल थी सिराजुद्दौला की। तो फिर फुल्टा में शरण लिया, दरबारियों को मिला लिया उसने, और सेनापति मीर जाफर को मिला, सबसे बड़ी लालच देकर, पैसा देकर, और जो अधिकारी थे मानसचंद को धन देकर मनाया, और सेनापति मीर जाफर को नवाब बनाने का लालच दिया, मानिकचंद को धन देकर मना लिया, और व्यापारी अमीरचंद को मिला लिया। इस तरह से महत्वपूर्ण लोगों को अंग्रेजों ने अपने तरफ मिला लिया। दूसरा चीज क्या था? मद्रास से भी उनको मदद मिल गई अंग्रेजों को। नौसेना और पैदल सेना मिल गई, एडमिरल वाटसन और कर्नल क्लाइव। शाहूकार जगत सेठ, सेनाधिकारी खादिम खान, इन सबको अंग्रेजों ने मिला लिया था। देखिए मीर जाफर को, मानिक चंद, अमीर चंद, जगत सेठ और खादिम खान सेनाधिकारी, इतने लोगों को अंग्रेजों ने अपनी तरफ मिला लिया था। मद्रास से मदद मांग ली, एडमिरल वाटसन को, कर्नल क्लाइव को उसने बुला लिया। ये सभी कलकत्ता पहुंच गए 14 दिसंबर 1756 को। कलकत्ता पर कब्जा कर लिया इन लोगों ने मिलकर। फरवरी 1757 में नवाब से संधि कर दी, पुनः किलेबंदी शुरू कर दी। नवाब से संधि करके मार्च 1757, देखिए फरवरी में के बाद मार्च में फ्रांसीसी चंद्रनगर पर कब्जा कर लिया इन लोगों ने। कासिम बाजार पर पुनः कब्जा कर लिया। मुर्शिदाबाद के दक्षिण 22 मील दूर पलासी गांव में 23 जून 1757 को दोनों सेनाएं, यानी नवाब की सेना और अंग्रेजों की सेना आमने सामने थी, यानी पलासी का युद्ध 23 जून 1757 को हुआ। इस युद्ध में देखिए अंग्रेजों के पास 950 पैदल थे, जबकि नवाब की सेना में देखिए 50,000 सेना थी। सेनापति जो मीर जाफर था, ये मूक दर्शक बना रह गया। 50,000 सेना के बाद भी नवाब हारा क्यों? क्योंकि इसके अधिकतर लोग अंग्रेजों से मिले हुए थे। मीर जाफर मूक बना रहा, उसने अपनी सेना को आक्रमण का आदेश ही नहीं दिया। 950 पैदल थे यूरोपीय में, 100 तोपची थे, 50 नाविक थे, 2100 भारतीय इसमें शामिल थे। युद्ध कुछ ही घंटे का युद्ध चला। इसमें 29 सैनिक इसके मारे गए अंग्रेजों की तरफ के, और 500 सैनिक नवाब के मारे गए। देखिए इसमें मीर जाफर और राय दुर्लभ ये दोनों खड़े रह गए, क्योंकि मिले हुए थे पहले से। और लड़ने वाले जो थे मीर मदान और मोहनलाल लड़े बहादुरी से, गोली लगी और मारे गए। मीर जाफर के लड़के ने नवाब सिराजुद्दौला को पकड़कर मार दिया। मीर जाफर गद्दार था। परिणाम क्या हुआ? मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया गया। वो तो पहले लालच दिया गया था, दोषद्रोही था वो। अंग्रेजों को 24 परगना की जमीन मीर जाफर में खुश होकर दे दिया। क्लाइव भेंट स्वीकार किया उसने। सेना 50 लाख रुपए पुरस्कार सेना को दी गई। कर्मचारी को बिना टैक्स दिए निजी व्यापार की सुविधा मिल गई। एडमिरल वाटसन ने लिखा इस लड़ाई के बारे में कि प्लासी की लड़ाई में अंग्रेजों की विजय कंपनी के लिए नहीं, वरन समानता ब्रिटिश राज के लिए महत्व की थी। मीर जाफर के विरुद्ध विद्रोह होने लगे। धन के लालच में अंग्रेजों ने 27 सितंबर 1760 को मीर कासिम को नवाब बना दिया।
जब मीर जाफर ने धन ही नहीं रह गया तो धन देना बंद कर दिया, तो मीर कासिम को उसको नवाब बना दिया। मीर जाफर का वो दामाद था। कंपनी को बर्दवान, गोविंदपुर और चटगांव जिले मिले। अंग्रेजी अधिकारियों को 29 लाख का उपहार मिला। दक्षिण युद्ध के लिए 5 लाख का वादा किया था। कंपनी ने नवाब को सैनिक सहायता का वादा किया। नवाब के आंतरिक मामलों में दखल न देने का वादा किया था अंग्रेजों ने। मीर जाफर को 15,000 का मासिक पेंशन और कोलकाता में रहने का अधिकार मिल गया। मीर कासिम ने राजधानी अपनी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थापित कर ली। सेना जो यूरोपीय ढंग से प्रशिक्षण दिया, पुराने करों को बढ़ाया, उसने कर्जदारों पर भारी जुर्माना लगाया, विद्रोहियों का दमन किया, सभी आंतरिक कर हटा दिए, जिससे अंग्रेजी पटना नगर पर आक्रमण किया। 1763 में कंपनी व नवाब में युद्ध शुरू हो गया। मीर कासिम कई बार हारा इसमें। मीर जाफर को पुनः नवाब बना दिया गया। मीर कासिम और शुजाउद्दौला और शाह आलम। अब देखिए यहाँ पे बक्सर का युद्ध होगा 1764 में। तो मीर कासिम ने शुजाउद्दौला जो कि अवध का नवाब था और शाह आलम जो दिल्ली का नवाब था, इन सब के साथ मिलकर एक संयुक्त सेना का निर्माण किया। उधर अंग्रेजों का सेनापति हेक्टर मुनरो था। इसके पास 7,027 सैनिक थे, जबकि मीर कासिम के पास 50,000 सैनिक थे। बक्सर का युद्ध हुआ 22 अक्टूबर 1764 को। नवाब की तरफ से 2,000 सैनिक मारे गए और इनकी पराजय हुई। अंग्रेज इसमें विजयी हुए। जीबी मालेसन ने लिखा है, चाहे आप इसे देशियों विदेशियों के बीच द्वंद्व युद्ध समझे या ऐसी एक सारगर्भित घटना जिसका परिणाम अस्थायी और विशाल हुआ, बक्सर को सबसे अधिक निर्णायक युद्धों में से जाना जाता है। बंगाल में लूट, घसोट, रिश्वत, भ्रष्टाचार बढ़ा। क्लाइव ने 3 करोड़ रुपए प्राप्त किए। देखिए इसमें जो है सबसे इसको निर्णायक युद्ध माना जाता है बक्सर का, जिसके बाद अंग्रेजों का प्रभुत्व स्थापित हो गया भारत में। मई 1765 में क्लाइव बंगाल का गवर्नर बनकर आया। इलाहाबाद की संधि हुई 1765 में। अवध में करमुक्त व्यापार उसको मिल गया अंग्रेजों को करने का, और ब्रिटिश सेना रखना तब खर्च नवाब देता था और सेना ब्रिटिश होती थी। कड़ा व इलाहाबाद का शाह आलम को क्षेत्र मिल गया। सम्राट को 26 लाख रुपए वार्षिक पेंशन पे शाह आलम द्वितीय को वार्षिक पेंशन मिलने लगा। शाह आलम ने बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी अंग्रेजों को दे दी। आगे फिर मिलते हैं मित्रों अगले वीडियो में। धन्यवाद।